नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। साल 1892 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विलियम एवॉर्ड ग्लाडस्टोन का एक कोट आज भी गाहे बगाहे सामने आता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के केस में यह वाक्य शब्दशः सटीक बैठता है। कितना अजीब है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जाती है लेकिन हत्या के 30 साल बाद भी किसी को फांसी नहीं हो पाती। कितना अजीब है, 23 साल पहले फांसी की सजा का ऐलान भी हो जाता है लेकिन 4 दोषियों के लिए वो फंदा नहीं तैयार हो पाता जिससे सजा मुकम्मल की जा सके। और उससे भी अजीब है कि सालों तक मर्सी पिटीशन पर कोई निर्णय नहीं हो पाता। अंततः आज सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट से ही दोबारा आता है। बड़ी खबर में आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के हालात क्या थे, कौन उनके कातिल थे और उनमें से किसको अब तक क्या सजा मिली है, कौन कहां पर है, किस स्थिति में है और इस पर नेतागिरी क्या हो रही है, क्यों अब तक मर्सी पिटीशन पर मामला लटका रहा। विस्तार से बात करेंगे लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। आपने जो वीडियो देखा ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग चालान काटे जाने की वजह से नाराज दिख रहे हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकी दे रहे हैं। पुलिसकर्मी से नाराज लोग चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अगर औकात है तो चालान काट कर दिखाओ। इसके बाद वीडियो में दिख रहे लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी को लेकर थाने पहुंचते हैं। फिर वहां जो होता है वो आप खुद देखिए। एक दिन देख लें जो ट्रैफिक सिपाही माधव जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे थाने में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो लोग उन्हें धमकी दे रहे थे आराम से बैठे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि माधव वहां खड़े खड़े रो रहे हैं। पुलिसकर्मी को धमकाने के आरोपी भगवंत नगर के बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ल के समर्थक और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अक्सर यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर बिफोर और आफ्टर वाले ऐसे वीडियो शेयर करती है जिसकी शुरुआत में ट्रैफिक नियमों को तोड़ते लोग दिखते हैं और थोड़ी देर बाद उन पर पुलिस की कार्रवाई, चालान या गिरफ्तारी दिखाई जाती है। कानून के राज में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उन्नाव के इस मामले में थाने से जो वीडियो आया वो बेहद शर्मनाक था। जबरन हूटर बजाते हुए जा रहे लोगों पर कार्रवाई करने की वजह से एक पुलिसकर्मी को सड़क से लेकर थाने तक धमकी दी गई। मामले को 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन खबर लिखे जाने तक और बताए जाने तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। हाँ, शिकायत जरूर दर्ज कर ली गई है। सत्ता की हनक में है क्या विधायक जी? भूल जाते हैं कि नियम कानून माननीयों के लिए भी उतने ही हैं और उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि वो अशोक के स्तंभ के नीचे, उस लाठ के नीचे, उस संविधान की शपथ के नीचे काम करते हैं। दिन का वीडियो था ये। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी पंजाब से है। मोहाली और चंडीगढ़ सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पंजाब के सरकार के बीच सहमति बन गई है। बीते दिन यानी 17 मई को 23 किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच कर दिया था। पुलिस ने मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद किसानों ने वहीं धरना शुरू कर दिया था। ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन, बिस्तर, पंखा, कूलर के साथ आए किसानों का कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे दिल्ली जैसा प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मांग थी कि धान की बुआई के लिए 8 घंटे बिजली मिले, धान की खेती 18 जून की जगह 10 जून से शुरू करने का आदेश दिया जाए, चिप आधारित बिजली मीटरों पर रोक लगे, पिछली सरकार की तरह 2 लाख के कृषि कर्ज की माफ़ी हो, तापमान बढ़ने से गेहूं की उपज को हुए नुकसान के लिए 500 रुपये प्रति कुंटल मुआवजा भी दिया जाए। इसके अलावा मक्का, बासमती और मूंग के लिए MSP तय करने की अधिसूचना भी जारी की जाए।
किसानों के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैर जरूरी और अनचाहा बताया था। 17 मई को उन्होंने किसान यूनियनों को नारेबाजी बंद करने और पंजाब में गिरते जल स्तर को थामने के लिए राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए कहा था। हालांकि 18 मई को यही मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदर्शनकारी किसानों से मिलते हैं। मुलाकात के बाद किसानों ने कहा कि सरकार उनकी ज्यादातर मांगों पर राजी हो गई है, इसलिए धरना खत्म किया जा रहा है। दूसरी सुर्खी आई चेन्नई से। सीबीआई ने 17 मई को देर रात कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार कर लिया। रमन की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के घर और ऑफिस समेत 9 ठिकानों पर रेड भी की थी। गिरफ्तारी और छापेमारी की यह कार्रवाई घूस लेने और भ्रष्टाचार के आरोप में हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने चीनी कामगारों को गैरकानूनी ढंग से वीजा दिलाने में मदद की और इसके लिए रिश्वत ली। सीबीआई का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान 2010 से 2014 के बीच कार्ति ने 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाया, जिसके बदले उन्होंने 50 लाख रुपए की रिश्वत ली। ये चीनी नागरिक पंजाब के मनसा स्थित तलवंडी साबो पावर प्लांट में काम करने आए थे। चीनी कंपनी शेंडांग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प इसका काम देख रही थी। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक प्रोजेक्ट तय वक्त से पीछे चल रहा था। कार्रवाई से बचने के लिए कंपनी अतिरिक्त चीनी कर्मचारियों को वहां लाना चाहती थी। कार्ति पर आरोप है कि उनके कहने पर गृह मंत्रालय ने अप्लाई करने के 1 महीने के भीतर वीजा दे दिया था। इसके बदले कार्ति को पैसे मिले थे। आईएनएक्स मीडिया केस की जांच के दौरान भी सीबीआई को 50 लाख रुपए के लेन देन का पता चला था। आईएनएक्स मीडिया केस में भी कार्ति के खिलाफ जांच चल रही है। आरोप है कि ये वही 50 लाख हैं जो चीनी कर्मचारियों को वीजा दिलाने के बदले गैर कानूनी ढंग से मिले थे। सीबीआई ने इस मामले में कार्ति चिदम्बरम, भास्कर रमन, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, विकास मखारिया और बेल टूल्स लिमिटेड मुंबई के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की कार्रवाई पर कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया भी दी। क्या कहा उन्होंने? यह यानी सीबीआई की छापेमारी कितनी बार हुई, मैं गिनती भूल गया हूं, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। सुनिए। किस प्रकार से कार्ति चिदम्बरम की कंपनी में पैसे दिए गए चाइना के 250 से अधिक लोगों को वीजा दिलवाने की एवज में ये वीजा वसूली का एक नया किस्सा सामने आया है। इससे पहले भी चाहे वो आईएनएक्स मीडिया केस हो, चाहे वो एयरसेल मैक्सिस केस हो, जहां पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, किस प्रकार से एफआईपीबी को फैमिली इंटरेस्ट प्रमोशन बोर्ड बनाकर किस प्रकार से पैसे वसूले गए और अवैध रूप से ये पैसे लिए गए, इसका मॉडल देश के सामने पहले ही आ चुका है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने आज ओडिशा के समुद्र तट पर हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल ने अपने सभी टारगेट पूरे किए। यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी। कहा कि भारत ने मिसाइल सिस्टम के स्वदेशी डिजाइन और विकास में उच्च स्तर की क्षमता हासिल की है। अगली सुर्खी में बात इस्तीफों की। शुरुआत हुई गुजरात से। सुबह करीब 10:30 बजे गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। लंबे समय से कांग्रेस से नाराज थे, लगातार राज्य के नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। लिखा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे सब साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से काम कर पाऊंगा। उन्होंने ट्वीट के साथ एक पत्र भी शेयर किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित इस पत्र में हार्दिक ने लिखा कि दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्चे पर दिन में 500-600 किलोमीटर दूर जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि नेताओं का ध्यान दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच समय पर मिलने पर ज्यादा है। इसके अलावा हार्दिक ने धारा 370, जीएसटी, सीए, एनआरसी और राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के रुख को लेकर निशाना साधा। लिखा कि शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव जनता के प्रति ऐसा है जैसे गुजरात और गुजरात के लोगों से उन्हें नफरत हो। गुजरात विधानसभा चुनाव में हम जानते हैं कुछ ही महीने बचे हैं। माना जा रहा है कि हार्दिक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने इसे अवसरवादी राजनीति बताया और कहा कि हार्दिक लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। सुनिए। राजनीति है, बेईमानी की राजनीति है, धोखाधड़ी की राजनीति है। अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से आप ऊपर रखो। अभी 5 राज्यों के चुनाव में तो स्टार प्रचारक बीजेपी को गाली दे रहे थे, यूपी में, उत्तराखंड में और बाकी पंजाब में। अब रातों रात क्या हुआ? ये जो चिट्ठी जारी की है ये उनकी ड्राफ्टिंग ही नहीं है,
ये तो दस्तखत किए हैं उन्होंने, वो अपने केसेस विड्रॉ करवाने के लिए पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के टच में थे। तो ये अवसरवाद की राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इस्तीफे की अगली खबर आई दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बैजल ने इस्तीफे के पीछे निजी वजहें बताई। 1996 बैच के आईएएस अनिल बैजल दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। अपने 5 साल 4 महीने के कार्यकाल के दौरान बैजल दिल्ली सरकार के साथ टकराव की वजह से चर्चा में रहे। दिल्ली के बाद अगला इस्तीफा उत्तराखंड से आया। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल रिटायर्ड, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा। इस्तीफे में कर्नल कोठियाल ने लिखा कि मैं पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस्तीफे की चौथी खबर आई राजस्थान से। राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे की वजह बताते हुए गणेश ने लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक और युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन उनकी बातें नहीं सुन रहा और उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को संबोधित किया। हालांकि प्रति भेजी है विधानसभा अध्यक्ष को। विधायकी से इस्तीफा देना होता है तो विधानसभा अध्यक्ष को प्रति भेजनी होती है। आखिरी सुर्खी में बात ज्ञानवापी मस्जिद को चल रहे विवाद की। वाराणसी कोर्ट में आज भी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से इसे टाल दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख अभी नहीं आई है। हालांकि याचिकाओं का आना लगातार जारी रहा। लोकल कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर मस्जिद के भीतर वजूखाने के नीचे की दीवार तोड़ने की मांग की गई। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में आवेदन दिया। इसमें उन्होंने दीवार तोड़े जाने के साथ वहां जाने की इजाजत भी मांगी। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी एक आवेदन दिया है। इसमें मस्जिद के भीतर तालाब की मछलियों के संरक्षण की मांग की गई। दूसरी तरफ ज्ञानवापी और दूसरी मस्जिदों पर विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने मुस्लिम पक्ष की कानूनी मदद के लिए एक लीगल कमेटी बनाने की घोषणा की। ये कमेटी ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी ताकि उसी के आधार पर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। बोर्ड ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। बोर्ड ने यह भी कहा कि जिस भी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर विवाद खड़ा किया जा रहा है उसमें बोर्ड किसी भी मामले में सीधे पक्षकार नहीं बनेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की कानूनी मदद करेगा। कोर्ट कचहरी के बाद अब बात राजनीति की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार टिप्पणी की। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानवापी मामले को बीजेपी और उनकी विचारधारा के लोग जबरदस्ती उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को पढ़ें तो पता चलेगा कि इस तरह के मामलों को नहीं उठाया जा सकता। जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के या पुराने जो फैसले हैं उन पे जाकर के देखना चाहिए। कोई भी आप मसला इस तरह का नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना सरकार के इशारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ज्ञानवापी मसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं कि इससे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये तो हुई बयानों की बात। एक बात और जो सोशल मीडिया पर हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर से जो मिला, जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कथित शिवलिंग, क्योंकि ये माननीय कोर्ट को अभी तय करना है, अभी इस पर जिरह होनी है, विद्वानों की राय आनी है। उसके अनुक्रम में कई लोग तो उसके समर्थन में दलीलें दे रहे हैं और कई लोग उस तस्वीर को लेकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। सबकी अपनी मर्जी, लेकिन इस क्रम में कई लोग शिवलिंग और शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर्स को लेकर भी मजाक बना रहे हैं।
सोशल मीडिया पर तमाम बातें लिखी जा रही हैं जो कई लोगों की भावनाओं को आहत कर रही हैं। ये एक तरफ है बात कि सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस कहीं है, ये एक तरफ बात है कि कोर्ट के फैसले में क्या आता है, लेकिन उसकी बिना पर बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की धार्मिक मान्यताओं का मजाक बनाना स्वीकार नहीं होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। सांसद समेत कई लोग ये लिख रहे हैं, कई लोग फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है। आपको हमारे सोशलिस्ट और तमाम प्रोग्राम से इसकी खबर मिलती रहेगी। ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। एक धमाका, परिवारों का दुख, बच्चों की विरह वेदना, इतिहास की उलझन, कानून की पेचीदगी, सिस्टम की लिथार्जी, कुछ लाचारगी और बहुत सारे सवाल। इन सबको एक साथ गूंथा जाए तब राजीव गांधी हत्या केस तैयार होता है। आज से ठीक 3 दिन बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की 31वीं बरसी होगी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में उनकी हत्या की गई। उसके बाद हुई कार्रवाइयों का इतिहास अब 3 दशक से ज्यादा का हो चुका है। आज उस इतिहास के पन्ने में एक रिहाई का पन्ना जुड़ गया और इतिहास नए सिरे से खुल गया। सब कुछ एक एपिसोड में नहीं बताया जा सकता, ना ही सारी बारियों को एक रिपोर्ट में कवर किया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मोटा माटी आपको मामले की तह तक पहुंचा सके। राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई का रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए साफ हो चुका। पेरारीवलन पर आरोप था कि हत्याकांड में जिस आत्मघाती जैकेट का इस्तेमाल हुआ उसमें लगने वाली बैटरी पेरारीवलन ने सप्लाई की थी, 2 9 वोल्ट की बैटरी। कोर्ट में भी साबित हो गया कि पेरारीवलन ने हत्या के मास्टरमाइंड शिवरासन को बैटरी खरीद कर दी थी। जिस वक्त ये घटना हुई पेरारीवलन सिर्फ 19 साल का था। घटना के समय उसने ITI की परीक्षा पास की थी। पिछले 31 साल से सलाखों के पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रिहाई का फैसला दिया। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के रूप में खास शक्ति मिली, जिसके तहत किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इसके तहत कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हो। पेरारीवलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, अच्छे नंबरों से MCA की डिग्री भी हासिल की। तो सवाल यह कि आज किस ग्राउंड पर उसकी रिहाई हुई, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले पूरे हत्याकांड की एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लीजिए ताकि पिक्चर क्लियर रहे। 12 मई 1991 की तस्वीर आपके सामने है। थिरुवल्लुर में VP सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी रैली हुई। रैली में आगे की सीट पर एक व्यक्ति चश्मा लगाए हुए बैठा था। उसकी देखरेख में एक महिला सुरक्षा घेरे में जाकर VP सिंह के पैर छूती है। ये एक तरह की मॉक ड्रिल थी। राजीव की हत्या से पहले ये जानने की कोशिश थी कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को, पूर्व प्रधानमंत्रियों की रैली में सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से भेदा जा सकता है। निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, रियाज पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह पर हो रहा था। पैर छूने वाली महिला दोनों केसेस में सेम थी, धनु नाम की महिला। सामने की सीट पर बैठा व्यक्ति लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला शिवरासन था, जिसे वन आई जैक भी कहते थे क्योंकि इसकी एक आंख नहीं थी। जानकार बताते हैं कि किसी बम ऑपरेशन के दौरान इसकी एक आंख चली गई थी। हत्या की मॉक ड्रिल सफल रही, बस धमाका नहीं किया गया क्योंकि धमाके का दिन तय हुआ था 21 मई और निशाने पर थे राजीव गांधी। ऑपरेशन वेडिंग यही नाम था लिट्टे के उस पूरे ऑपरेशन का। रैली में राजीव गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच 2 अनजानी महिलाएं थीं, एक मानव बम धनु और दूसरी उसकी बैकअप शुभा। प्लान था कि अगर धनु नाकाम होती है तो शुभा इस काम को अंजाम देगी। एक तीसरी महिला भी आई थी, अथिराई, जो दिल्ली के मोतीबाग इलाके में थी, जो प्लान का तीसरा हिस्सा थी। अगर धनु और शुभा दोनों नाकाम होती तो दिल्ली में अथिराई, जो सोनिया के नाम से रह रही थी, राजीव गांधी पर हमला करती। ये तो हमले की योजना हो गई। रैली स्थल की बात करें श्री पेरम्बदूर में तो D घेरे की सुरक्षा में तैनात दरोगा अनसुईया, उसको VIP पास लिए धनु का हाव भाव और परिधान देख शक हुआ। अनसुईया ने उनको पीछे धकेला। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी की रैली स्थल पर एंट्री होती है तो धनु फिर से घेरे में घुसने की कोशिश करती है। अनसुईया ने धनु का हाथ पकड़कर रोक रखा था। उधर से राजीव गांधी की आवाज आती है, कहा जाता है सभी को आने दीजिए। धनु आगे बढ़ती है, राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाती है, पैर छूने के लिए झुकती है और जैसे ही राजीव उसे झुककर ऊपर उठाने लगते हैं
ब्लास्ट हो जाता है। जोर की आवाज के बाद चीख पुकार और अंतहीन सन्नाटा। धुआं छटा तो लाशें बिछ चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अलावा धर्मन, पुलिस कांस्टेबल सांथनी बेगम, महिला कांग्रेस नेता राजगुरु, पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रा, पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड जोसेफ, पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट लता कानन, महिला कांग्रेस नेता कोकिला वानी, लता कानन की बेटी डायरल पीटर्स, ऑब्जर्वर मुनुस्वामी, पूर्व विधायक सरोजा देवी, कॉलेज स्टूडेंट प्रदीप गुप्ता, पीएसओ राजीव गांधी, इथिराजू मुरुगन, पुलिस कांस्टेबल रविचंद्रन और ब्लैक कैट कमांडो, इन सब की जान जा चुकी थी। मानव बम धनु भी मारी गई। पूरे देश में तहलका मच गया। राजनीतिक उथल पुथल के माहौल में एक एसआईटी गठित हुई और फिर शुरू हुई गिरफ्तारियां, एनकाउंटर भी हुए। आनन फानन में सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई। दर्जनों गिरफ्तार किए गए। तीसरी लड़की अथराई को दिल्ली से पकड़ा गया। शुभा और मास्टरमाइंड शिवरासन की तलाश शुरू हुई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती शुभा ने साइनाइड चाट कर जान दे दी और वन आई जैक यानी शिवरासन ने खुद को गोली मार ली। बाकी आरोपियों को पकड़कर ट्रायल चलाया गया। सुरक्षा में खामी की जांच जस्टिस जेएस वर्मा के आयोग को सौंपी गई। रिपोर्ट आई। लबोलुआब ये रहा कि सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक थी, लेकिन पार्टी की स्थानीय इकाई ने सुरक्षा व्यवस्था के मानकों का पालन नहीं किया। जून 1992 में आई इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। तब पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसके बाद जांच का जिम्मा संभाल रही सीबीआई ने यह भी साबित कर दिया कि हत्या और साजिश को अंजाम दिया आतंकवादी संगठन लिट्टे ने, एलटीटीई ने। खूब राजनीतिक बवाल हुआ इसके बाद। साजिशकर्ताओं को तमिलनाडु में शरण देने को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के भी नाम उछले। हत्या में हथियार की तरह इस्तेमाल किए गए मोहरे तो कानून के हत्थे चढ़ गए। राजनीतिक कनेक्शन की बातें कभी स्थापित नहीं हो पाई और बाद में जिन पर इल्जाम लगे थे उनके साथ सत्ता की साझेदारी की बातें भी सामने आई। फिर बारी आई साल 1998 की। स्पेशल कोर्ट ने 26 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी कौन थे? मुरुगन, पेरारीवलम, सांतन, नलिनी, रॉबर्ट पायर्स, जयकुमार, आर रविचंद्रन। 1999 में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कईयों की रिहाई भी हुई, लेकिन इन 7 की फांसी की सजा बरकरार रही। आगे चलकर इनमें से नलिनी की फांसी को सोनिया गांधी ने खुद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर माफ कराया। 2008 में प्रियंका गांधी भी नलिनी से वेल्लोर जेल में जाकर मिली थी, लेकिन बाकी अब भी कानूनी जंग लड़ रहे थे। सीबीआई ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में क्या पाया, इसके गुनाह क्यों पुख्ता थे इन सब के, इस पर हमने इन्वेस्टिगेटिंग टीम के डीआईजी रहे आमोद कंठ से बात की। उन्होंने इस पूरे मामले पर किताब भी लिखी है, सुनिए। देखिए, चार्जशीट के अंदर ये था कि पहली बात ये कि एक की कॉन्स्पिरेसी थी, इस क्राइम की कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें कि जो की कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने फैसला किया कि राजीव गांधी की हत्या कर देनी, तो इसमें सबसे पहला नाम प्रभाकरन का आया। उसके बाद पोट्टू अमन जो कि एलटीटी के इंटेलिजेंस चीफ थे, उनका नाम आया। अकीला नाम की एक लेडी थी जो कि जो टाइग्रेस, एलटीटी की टाइग्रेस विंग था, महिलाओं का विंग था, उसकी वो चीफ थी। और शिवरासन जो जिसका नाम रघुवरन भी था, बहुत सारे उसके नाम थे, लेकिन रघुवरन के नाम से भी जाना जाता था पहले, और हम लोग शिवरासन के नाम से जानते थे। वन आई जैक, इसका एक आंख खराब हो चुका था, उसमें किसी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में आंख खराब हो गई थी। शिवरासन इसका मेन इम्प्लीमेंटर था, जिसने राजीव गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की, इसको एग्जीक्यूट किया, वो शिवरासन था। तो जो ट्रैकिंग के प्रोसेस में जब हम लोग शिवरासन के बारे में जैसे जैसे खबर मिलती गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि नलिनी, जिसकी चर्चा हो रही है, नलिनी से शिवरासन, इन दोनों लड़कियों ने, यानी कि थानू ने, शुभा ने नलिनी से दोस्ती की। नलिनी एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी और नलिनी को इन लोगों ने पूरी तरह से अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, बहुत क्लोज हो गए। और नलिनी कन्विंस्ड हो गई इस मामले में कि राजीव गांधी ने कुछ गलत किया एलटीटी को वहां भेज करके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या जो इसका मोटिव था वो ये था कि जब राजीव गांधी ने इसको यहाँ लाया था, प्रभाकरन को, और अशोका होटल में रखा था, तो अशोका वो ये सोचता था कि ये हमसे इक्वल लेवल पे एक ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर जैसे वो चाहते थे कि एक देश बने या ऑटोनमस कंट्री के बीच में एक दूसरा एक इलाका बने एलटीटी के कंट्रोल में या तमिल लीडरशिप में, वो जब नहीं हो सका और एक ढंग से बहुत बड़ा विरोध हो गया राजीव गांधी और प्रभाकरन के बीच में, तो प्रभाकरन ने तभी फैसला किया था कि राजीव गांधी को वो इसका बदला लेंगे। लोगों ने जो प्लानिंग की, तो उसमें जो इंडिया के लोग थे, यानी नलिनी थी, और नलिनी के साथ उसका भाई था भाग्यनाथन,
नल्ली के साथ उसकी माँ जो एक नर्स थी वो थी। नल्ली का फादर जो है वो एक पुलिस ऑफिसर था रिटायर्ड, तो वो उसमें शामिल नहीं था। तो इन तमाम लोगों का एक ग्रुप बनता चला गया, और इसी ग्रुप में इनके दोस्तों में जो 3-4-5 दोस्त थे उनमें परारीवालन भी था। यानी कि हत्या करने वाले ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। अब ट्रायल उन लोगों पर चल रहा था जिन पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही, सीबीआई को यह केस खोलने में सबसे ज्यादा मदद एक कैमरे से मिली, जिसका कैमरामैन जाने अनजाने में हमला करने वाले दस्ते का हिस्सा था। सुनिए। स्पॉट पे जाने वाले लोग कौन कौन थे? स्पॉट पे जाने वाले शिवरासन था, धानु थी, ये आपको जो मर गई, अपने आप को मार लिया, शुभा थी, और वहां पे ये लोग, और एक हरि बाबू था। आपको मालूम है ना, हरि बाबू नाम का एक कैरेक्टर था जो फोटोग्राफर था। जैसे अरिबू इनके साथ था, इनके साथ लगातार था। हरि बाबू को जो एक बहुत छोटा मोटा फोटोग्राफर था, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था फोटोग्राफी के लिए। एलटीटी की एक और खास बात थी कि एलटीटी के अंदर जो वो हर एविडेंस को, हर चीज को किसी को काम देते हैं तो कहते हैं कि आप एविडेंस लेके आओ, उसकी फोटोग्राफी करके आओ। तो हरि बाबू ने फोटोग्राफी की पूरे इवेंट की, और जाहिर है कि हरि बाबू फोटोग्राफ जो कर रहा था उसी के फोटोग्राफ से हम लोगों ने इस केस को वर्कआउट किया, क्योंकि उसने सभी का अलग अलग फोटोग्राफ किया। उसने शिवरासन का अलग फोटोग्राफ किया, जो कुर्ता पजामा पहन रखा है, जिब्बा कहते हैं उसको, हाथ में उसके डायरी है, जर्नलिस्ट बना हुआ है। उसने नल्ली और शुभा को, नल्ली को भी फोटोग्राफ किया, शुभा को भी फोटोग्राफ किया, धानु का फोटोग्राफ था। तो हम लोगों ने उसके फोटोग्राफ को जो डेवलप किया गया वहाँ पे तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस लैब में फोटोग्राफ डेवलप किया गया, और डेवलप करने के बाद जो है उससे हमने इन्वेस्टिगेशन की। ये अलग बात है कि उस फोटोग्राफ को लोगों ने बहुत गलत ढंग से रिलीज कर दिया, मीडिया में पहले ही आ गया था। सीबीआई में हम लोगों ने केस टेक ओवर किया जाकर के लोकल पुलिस से, उसके उसी दिन ये फोटोग्राफ सारे मीडिया में आ गए थे, जिससे हमको शिकायत भी थी। लेकिन जो भी हो, फोटोग्राफ जो हरि बाबू का था वो बहुत बड़ा एक माध्यम बना इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का, इसको अंजाम पे लाने का। जाहिर है कि हरि बाबू अगर जीवित होता, मान लीजिए, और अगर हम ये कहते कि हरि बाबू भी कॉन्स्पिरेटर था, तो शायद वो सही होता कि वो फोटोग्राफ ले रहा था। लेकिन हरि बाबू मर गया, यानी जो आखिरी स्नैप उसने जो 10-12 फोटो खींचे, उस फोटो में जो लास्ट वो क्लिक करता है उसी समय ब्लास्ट हुआ, और उसके एपर्चर पे ऐसा लगता है जैसे ब्लड और सारी चीज आ गई, और उसका कैमरा जो है खत्म नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली कैमरा बच गया, उसके बॉडी पे कैमरा मिला। हम लोगों ने उसकी बॉडी से ही, जो हमारी टीम थी तमिलनाडु पुलिस की, उन्होंने बॉडी से कैमरा उठाया, उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद हमको फोटोग्राफ की एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। इत्तेफाक की बात थी कि वो कैमरा बच गया और ये फोटोग्राफ हमको मिल गए। तो अब हरि बाबू के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे के पूरे केस में कुछ लोग की कॉन्स्पिरेटर थे, जिनमें शिवरासन ने सुइसाइड कर लिया, धानु ने सुइसाइड कर लिया, शुभा ने सुइसाइड कर लिया। इनके साथ 2-3 लोग और थे जो साथ लगे हुए थे, वो सुइसाइड कर ले। 6-7 लोग, आपको पता है कि ट्रैकिंग टीम जाते जाते कुन्ननकुटे नाम की एक जगह है बेंगलोर में, कुन्ननकुटे में ये लोग एक जगह पे थे, एक घर में बंद थे। वहां तक हमारी टीम पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि उस वक्त टीम ने तुरंत अटैक नहीं कर पाए, समय लगा ऑर्गेनाइज करने में, और तब तक इन लोगों ने अपने आप को मार लिया। उन्होंने साइनाइड खा लिए, शिवरासन ने अपने सर पे गोली मारी, वो मर गया, और इस ढंग से सारी कहानी उनकी खत्म हो गई। तो बचे हुए लोगों में जो थे वो तो कॉन्स्पिरेटर थे ना। मारने वाली धानु खत्म हो गई, उसकी सब्स्टिट्यूट बनने वाली शुभा खत्म हो गई, शिवरासन मेन कॉन्स्पिरेटर खत्म हो गया, ठीक है। हरि बाबू मौके पे मर गया, वो तो कॉन्स्पिरेटर था भी नहीं। तो बच गया अरिबू टाइप के किस्म के लोग जिन्होंने सपोर्ट किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मुर्गन है, मुर्गन जरूर जानता था सारी बात। मुर्गन ने इसमें मुर्गन या शांतन, जो 2 लोगों की बात है, ये लोग शिवरासन के बहुत क्लोज एसोसिएट थे। इनके बिना ये पूरी की पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होती ही नहीं। नलिनी मुर्गन की पत्नी थी। मुर्गन शिवरासन के डायरेक्ट टच में था, और सीबीआई ये मानती है कि ये लोग सीधे साजिश में शामिल थे। लेकिन क्या पेरारीवलन मंशा के साथ हत्या में शामिल था? इसका जवाब सीबीआई के डीआईजी रहे अमोद कंठ से ही सुनिए। अरिबू उसका घर का नाम था, पेरारीवालन, और मुझे एकदम याद है क्योंकि वो हमारी कस्टडी में था, हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया था। देखिए, पेरारीवालन के खिलाफ जो एविडेंस था, एक तो एविडेंस ये हुआ कि इनके साथ था। अगर ये मान के चलें कि साथ था तो कॉन्स्पिरेसी में शामिल होगा, इनका दोस्त था, मान लीजिए, ऐसा प्रिजम्पशन किया गया। दूसरी चीज कही गई कि पेरारीवालन जो है, उसने जो बैटरी खरीदी, जिस छोटी सी बैटरी थी, उस बैटरी का इस्तेमाल हुआ इस बॉम्ब में, जिस बॉम्ब से राजीव गांधी मारा गया। जो बेल्ट बॉम्ब बनाया धानु ने अपने बदन में लगाने के लिए, और जिसमें एक टॉगल था, उसको प्रेस करते ही वो ब्लास्ट किया और राजीव गांधी की हत्या हो गई, इतने लोग मारे गए।
तो वो जो बैटरी थी, उस बैटरी को खरीदा था पेरारी वालन ने। और पेरारी वालन जो है, एक तो बैटरी की बात होगी, उसने सप्लाई किया दिया। दूसरा ये कि वो इन लोगों से परिचित था, इन लोगों के साथ आना जाना था। तो इसके बारे में मेरी सोच ये थी, मेरी व्यक्तिगत सोच थी, जो कि एक अलग सी बात थी, कि पेरारी वालन को पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का ज्ञान था या नहीं था, ये डिबेटेबल है। हम लोगों के सामने इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया कभी भी कि उसको मतलब इसकी कॉन्स्पिरेसी का ज्ञान था। अगर उसको कॉन्स्पिरेसी का ज्ञान नहीं था तो फिर इतना बड़ा समय 30 साल तक उसका अंदर रहना, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात साबित होती है कि उसने एक आइटम दिया और उस आइटम का बहुत गहरा इस्तेमाल हुआ और फिर इस ढंग से वो इनके साथ था, तो पूरे के पूरे जो एक गैंग बन गई, एक पूरी टीम बन गई, जो लोग राजीव गांधी की हत्या में शामिल हुए। अब जैसे मुर्गन था, मान लीजिए, तो मुर्गन ने आकर के दोस्ती की नलिनी के साथ, मुर्गन से नलिनी के अफेयर हो गए, नलिनी प्रेग्नेंट हो गई, जेल में प्रेग्नेंट हुई। आपको पता है कि नलिनी की एक बेटी पैदा हुई जो इंडिया से बाहर चली गई। तो मुर्गन, नलिनी, शिवरासन तो इनका पूरा फ्रेंड था, ये हो गए, धानु हो गई, शुभा हो गई, ये लड़का पेरारी वालन हो गया, ये सभी का एक ग्रुप था। और देखिए, ये बड़ी अजीब सी कहानी है जिसको कि मैंने बहुत विस्तार से अपनी किताब में लिखा है। इन तमाम बातों के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो मेरी पब्लिकेशन है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म वॉल्यूम 1, अब मैं वॉल्यूम 2 अभी चला गया है ब्लूम्सबरी में, वो निकलेगा। तो इसमें राजीव गांधी हत्याकांड पे सबसे बड़ा चैप्टर इसी पे है। बहुत गहराई से एक एक चीज को मैंने लिखा है इसके अंदर। ये आमोद कंठ की व्यक्तिगत राय थी। वो मानते हैं कि बैटरी पेरारी वालन ने दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। 1999 में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पेरारी वालन के पास बहुत विकल्प नहीं बचे थे। उसने 2001 में अपनी दया याचिका राष्ट्रपति को सौंपी। 10 साल तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 11 साल बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दया याचिका खारिज कर दी। फिर 9 सितंबर 2011 को फांसी का दिन भी मुकर्रर हुआ, लेकिन फांसी से ठीक पहले तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दोषियों की मौत की सजा कम करने की मांग की गई, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी के आदेश पर रोक लगा दी। 2013 में सीबीआई के अधिकारी टी त्यागराजन ने खुलासा किया कि पेरारी वालन का कबूलनामा बदला गया था। दावा किया गया कि उसे नहीं पता था कि उसकी बैटरी का इस्तेमाल, उसकी दी हुई बैटरी का इस्तेमाल राजीव की हत्या के लिए बम बनाने में किया जाएगा। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टी.एस. थॉमस ने भी माना कि 23 साल जेल में रखने के बाद किसी को फांसी देना सही नहीं होगा। ये एक अपराध के लिए 2 सजा जैसा होगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही 19 फरवरी 2014 को तत्कालीन जयललिता सरकार ने पेरारी वालन की रिहाई की सिफारिश की। इसके बाद 2018 में राज्य की कैबिनेट ने इस रिहाई पर मुहर लगा दी। फिर फाइल राज्यपाल के पास पहुंची और अटकी रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एक तरह से राज्यपाल ने इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जो कहा वो तल्ख टिप्पणी कहा जाएगा। शब्द क्या है? गवर्नर मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। गवर्नर इज शॉर्ट हैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि राज्यपाल राज्य की कैबिनेट की अनुशंसा पर ही काम करेंगे, उस सरकार के प्रतीक हैं। पेरारी वालन की रिहाई के लिए उनकी मां ने लंबी लड़ाई लड़ी। आज के दिन को वो जीत के तौर पर देख रही हैं। सुनिए इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रही। Is this the way? We are one deeply saddened by the decision of the Supreme Court. If those guilty of terrorism and assassination of a prime minister are going to be released like this, then who will uphold the majesty and the integrity of law in this country? Secondly, Prime Minister Shri Narendra Modi and his government need to answer today. Is this your duplicity and double speak on terrorism? राजीव गांधी हत्याकांड पर सियासत, फिर जांच पर सियासत और उसके बाद सजा पर सियासत और अब रिहाई पर भी सियासत। देश के सबसे कुख्यात हत्याकांड का एक सिरा हमेशा से ही सियासत से उलझा रहा। वजह क्या रही? सुनिए राजीव गांधी हत्याकांड को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार राजेश सुंदरन से। इसमें अगर आप देखें, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसमें एक डिस्टिंक्शन है। जो LTTE है या एक जो आतंकवादी संगठन है, उसका कभी कोई समर्थन राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद नहीं हुआ है। उससे पहले ओपनली समर्थन होता था, लेकिन उसके बाद जो श्रीलंकन सिविलियंस हैं और
ऐसे लोग जिनको एक परसेप्शन था कि जो पूरी जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी और जो इन्वेस्टिगेशन था जिसको समझा जाता था कि कहीं कुछ हद तक उसके अंदर कुछ खामियां रह गई थी, उसकी वजह से जो बेगुनाह लोग उसके अंदर फंसे हों, उसके लिए बड़ा समर्थन मिला था, ख़ास तौर पे पेरेरी वालन के लिए। क्योंकि पेरेरी वालन का अगर आप देखें तो वो उनके खिलाफ जिस सीबीआई ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था, नटराजन, उन्होंने खुद एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था कि जो बैटरियां वो लेके आए थे वो उनको पता था कि वो बॉम्ब में लगेगा, वो गलत था। तो इस वजह से काफ़ी उनके लिए उनके प्रति संवेदनशीलता भी थी। लेकिन इसको अगर आप देखा जाए तो एक गवर्नर वर्सेस या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का भी एक एंगल इसमें दिया जा सकता है। आज अगर आप देखें तो डीएमके ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने सीधी तरह से कहा है कि इंडिया की एक फेडरल पॉलिटी के लिए एक ये विक्ट्री है। क्योंकि अगर आप देखें सक्सेसिवली जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे वहाँ पर जो गवर्नर हैं, पहले जो गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित और अभी के जो गवर्नर हैं वो इस फाइल पे बैठे रहे। हालांकि जयललिता जब चीफ मिनिस्टर थी उसके बाद ओपीएस ईपीएस की सरकार आई और अब स्टालिन की डीएमके की सरकार है। सब ने रेजोल्यूशंस के जो असेंबली में रेजोल्यूशंस हुए थे उसमें भी कहा था कि इनकी रिहाई होनी चाहिए। और इसके बावजूद जो गवर्नर थे उस फाइल पे बैठे रहे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको आगे नहीं बढ़ाया। और एक तरह से आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक फटकार है गवर्नर के लिए भी कि वो जो निर्णय असेंबली ले चुकी है, जो निर्णय की राज्य सरकार ले चुकी है, उस पर गवर्नर नहीं बैठ सकते। और एक तरह से अगर आप देखें तो जो एक कंटेंशन था इन पार्टियों का, खासतौर पे तमिलनाडु की जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं, एडीएमके हुआ, डीएमके हुआ, पीएमके हुआ, वाइको की जो पार्टी है एमडीएमके वो हुआ, तो उनका जो एक पक्ष था एक तरह से उसको एक तरह से सफलता मिली है। और ये जो पक्ष था ऐसा नहीं था कि कोई जो इन पब्लिक वो लोग बोलते हो, लेकिन जो रेजोल्यूशंस उन्होंने पास करी हैं तमिलनाडु असेंबली में, जिसमें लगभग सभी पार्टियों का उसमें समर्थन रहा है बीजेपी के अलावा, तो उसके लिए एक सफलता है ये। राजनीति की दिलचस्पी वोटों में होती है और वोटों की सियासत सत्ता के लिए, सब जानते हैं। लेकिन इस पूरे केस ने लीगल जस्टिस सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। बरसों तक केस लंबित रहते हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद फाइलें राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पेंडिंग रहती हैं। राजीव गांधी हत्याकांड हो या फिर बेअंत सिंह हत्याकांड, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी हत्या हुई थी। एक भी आरोपी को फांसी नहीं हुई, वहां भी हर किसी को हम सोचने पर मजबूर हो रहे हैं ये सब देखकर कि क्या सत्यमेव जयते है, क्या न्याय पूरा होता है। और जो बात शुरुआत में कही, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शो में आखिरी में हम सोशल मीडिया ऐप कू पर एक मसले पर, एक सवाल पर आप लोगों की राय मांगते हैं। हमने आज सवाल पूछा कि क्या फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। हाँ कहने वाले 26% हैं और आप जोड़ सकते हैं। बाकी 74% ने कहा नहीं, यानी 74% का मानना है कि फांसी की सजा बरकरार रखनी चाहिए। अगर आप भी हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर ललन टॉप को फॉलो करें। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।